नमस्कार, टीवी9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। इनसाइड स्टोरी आज दो सवालों पर। पहला सवाल कि क्या राजकुमार रौत, रविंद्र सिंह भाटी और हनुमान बेनीवाल मिलकर राजस्थान में 6 सीटों पर होने वाले उपचुनावों में बड़ा खेला करेंगे। और दूसरा सवाल ये कि अगर वो खेला करते हैं, कोई खेला तीसरे मोर्चे को लेकर या तीसरे मोर्चे से जुड़ा कुछ खेला होता है, तो फिर इस खेला में इंडिया गठबंधन को या इंडिया ब्लॉक को ज्यादा नुकसान होगा या फिर एनडीए को ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। इसी को समझने की आज इनसाइड स्टोरी में कोशिश करेंगे। देखिए, राजस्थान में कोई भी चुनाव हो, तीसरे मोर्चे की बातें गाहे बगाहे सामने आ ही जाती है। हर बार इस तरह की चर्चाएं होती है कि इस बार चुनावों में तीसरा मोर्चा बन सकता है। हालांकि पहले भी तीसरे मोर्चे को लेकर कई प्रकार की कोशिश की गई है और तीसरा मोर्चा राजस्थान में अब तक अस्तित्व में नहीं आ पाया, या यूं कहें कि अपनी जमीन तैयार नहीं कर पाया। लेकिन अब इसकी चर्चाएं क्यों होने लगी हैं? चर्चाओं की वजह है रविंद्र सिंह भाटी, राजकुमार रौत और उम्मेदाराम बेनीवाल का एक कार्यक्रम में, या यूं कहें कि एक मंच पर एक साथ दिखाई देना। बाड़मेर में एक कार्यक्रम आदिवासी समाज का था और इस आदिवासी समाज के कार्यक्रम में रविंद्र सिंह भाटी, राजकुमार रौत, उम्मेदाराम बेनीवाल तमाम नेता एक साथ नजर आए। अब उपचुनावों से पहले एक साथ एक मंच पर एक फ्रेम में दिखाई देना जाहिर तौर पर कई चर्चाओं को, कई सियासी चर्चाओं को जन्म देता है और वो चर्चाएं अब राजस्थान के सियासी गलियारों में होने भी लगी हैं। लेकिन क्या वाकई इस मुलाकात के या इस कार्यक्रम में जब तीनों बड़े नेताओं की, या यूं कहें कि अलग अलग धुरी के नेताओं की मौजूदगी थी, तो क्या वाकई इसके कुछ सियासी मायने जो हैं वो निकाले जाने चाहिए? ऐसा हम क्यों सवाल पूछ रहे हैं? ये सवाल इसलिए उठ जाता है क्योंकि इस मुलाकात से जुड़े और इस मुलाकात से उठे कयासों के सवालों पर कोई भी नेता, चाहे रविंद्र सिंह भाटी हो, राजकुमार रौत हो, हनुमान बेनीवाल हो या उम्मेदाराम बेनीवाल हो, किसी भी तरीके से इनको खारिज करते, इन सवालों को खारिज करते नजर नहीं आते हैं, इनका खंडन करते नजर नहीं आते हैं। वो कहते देखिए, भविष्य की बातें हैं, राजनीति की बातें हैं, अगर कुछ ऐसा होगा तीसरे मोर्चे से जुड़ी बात या थर्ड फ्रंट से जुड़ी बात तो आपको जानकारी जरूर दी जाएगी। लेकिन तमाम सवालों को, अब देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है और इन्हीं संभावनाओं को हर कोई बचाकर रखना चाहता है और इसी क्रम में ये तीनों नेता भी नजर आ रहे हैं। लेकिन राजस्थान के लिहाज से आज समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ये तीनों नेता मिलकर कोई खेला करने वाले हैं। उससे पहले रविंद्र सिंह भाटी से हमारे संवाददाता ने इसी को लेकर कुछ सवाल पूछे थे। वो सवाल देखिए और क्या जवाब उनका रविंद्र सिंह भाटी ने दिया, उसका कुछ अंश आपको सुनवाता हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रविंद्र जी, उपचुनाव आने वाले हैं। एक तस्वीर अभी हाल ही में वायरल हुई, राजकुमार रौत के साथ में आदिवासी अधिकार दिवस था, आप लोग साथ में दिखे, उम्मीदवार बनीवा के, कुछ अलग होने वाला है? ये जाहिर सी बात है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आदिवासी दिवस का कार्यक्रम था, उसमें बतौर अतिथि राजकुमार जी रौत भी आए थे, मेरे मित्र हैं। स्वाभाविक चीज है कि अगर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उनका स्वागत करूं और व्यक्तिगत मेरे संबंध है। इसके अलावा राजनीति की मैं बात करूं तो उस दृश्य में अभी तक कुछ है नहीं, अगर कुछ हुआ तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। कुछ राजनीतिक चर्चा भी हुई ना, वैसे तो कहीं को नहीं, पर चर्चा हुई से जब मैं आपने जब पहल कही, मैं बिल्कुल आपने बताई। क्या रविंद्र सिंह भाटी तीसरे फ्रंट के बारे में सोच रहे हैं? जब हनुमान बेनीवाल एक तरफ से बात कर रहे हैं कि वे अलग से चुनाव लड़ेंगे, राजकुमार रौत कह रहे हैं कि अलग से चुनाव लड़ेंगे, क्या रविंद्र सिंह भाटी भी चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, या अलग से चुनाव लड़ रहे हैं? निश्चित रूप में मीना जेद भी जरूरत रही और जेद कोई मजबूत आदमी जितना जरूरत हमारे भाई रविंद्र रही, बिल्कुल निश्चित रूप में मीना जहां। और साथ ही साथ आज तारीख रे मीना पक्ष और विपक्ष दो मीना लोग परेशान है। आज इतना टाइम बाद मीना भी लोगों की समस्या है जो हमारी हल को नहीं हो पा रही, तो निश्चित रूप में मीना समस्या तो खूब सारी है। तो सुना आपने किस तरीके से तमाम बातों पर स्पष्टता के साथ रविंद्र सिंह भाटी ने जवाब तो नहीं दिए, लेकिन उन कयासों का, उन सवालों को खारिज नहीं किया, उनका खंडन नहीं किया। उन्होंने कहा कि देखिए, यहाँ पर आदिवासी समाज का कार्यक्रम था और मेरे इलाके में, मेरे क्षेत्र में राजकुमार रौत आए तो उनका स्वागत किया है, वो मेरे मित्र भी हैं और एक व्यक्तिगत मित्रता भी तमाम नेताओं के बीच है और उसके लिहाज से तमाम नेता जो हैं तीनों
वो इस कार्यक्रम में एक साथ दिखाई दिए। लेकिन देखिए, तीसरे मोर्चे पर समझेंगे कि क्या हो सकता है, लेकिन इसको राजस्थान के राजनीतिक इतिहास से भी समझते हैं। राजस्थान भौगोलिक रूप से जितना जटिल है, उतनी ही यहां की जातिगत सियासत भी है। इसलिए थर्ड फ्रंट खड़ा करने की कोशिशें कई बार हुई, जैसे मैंने आपको पहले बताया, लेकिन कभी कामयाबी नहीं मिली। हालांकि इस बार चुनावों के साथ थर्ड फ्रंट का जिक्र होता है, हर बार होता है, लेकिन राजस्थान की सियासत इतनी जातियों और उपजातियों और उनके क्षेत्रीय नेताओं में बटी है कि कोई थर्ड फ्रंट उन अपेक्षाओं को पूरा आज तक नहीं कर पाया है। राजस्थान में पिछले साल हुए विधानसभा चुनावों में भले ही बीजेपी ने स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाई, लेकिन करीब 18% वोट, गौर कीजिएगा, 18% वोट बीजेपी और कांग्रेस से इतर अन्य पार्टियों के खातों में गया। यह आंकड़ा कोई कम नहीं है, कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। वोट शेयर के हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी को 41.69% वोट मिला था पिछले चुनाव में विधानसभा के, वहीं कांग्रेस को 39.53% वोट मिला। और इससे 5 साल पहले अगर 2018 में जाए और 18 की बात की जाए, उस विधानसभा चुनाव की बात की जाए, तो राजस्थान में हुए विधानसभा चुनावों में उस वक्त बीजेपी को 39.3% और कांग्रेस को 39.8% वोट मिले थे। उस समय बीजेपी 73 सीटों पर जीती थी और कांग्रेस को 99 सीट हासिल हुई थी। अब इन दोनों दलों के वोट प्रतिशत से इतर 18% वोट ऐसा रहा है इस बार के चुनाव में जो निर्दलीयों या अन्य पार्टियों के खाते में रहा। और इसके साथ साथ बहुत सी विधानसभा सीटें इस बार ऐसी रही जहां थर्ड फ्रंट ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया, यानी ट्रायंगुलर फाइट वहां पर कर दी। और यह फाइट इतनी कड़ी हुई कि बीजेपी कांग्रेस दोनों एक तरीके से कहें तो काफी मुश्किल में इस बार के चुनाव में नजर आई थी। इनमें से लगभग 28 सीटें हैं और उनका मैं जिक्र करूं तो आप चित्तौड़गढ़ देखिए, जहां पर बीजेपी से बागी हुए आकिया निर्दलीय लड़े, बाद में भले वो बीजेपी में वापस लौटे। चित्तौड़गढ़, इसमें एक सीट है डीडवाना, सवाई माधोपुर, कोटपुतली, बाड़मेर, बायतू। बाड़मेर की अगर शिव विधानसभा की बात की जाए तो यहां पर रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी से बागी होकर चुनाव लड़े और जीते भी। सिवाना, चोटन, शाहपुरा, हनुमानगढ़, गंगानगर, संगरिया, झोटवाड़ा, खंडेला, लूणकरणसर, सांचौर, उदयपुर वाटी, सादुल शहर, करणपुर, अनूपगढ़, रायसिंह नगर, भीलवाड़ा, आसिंद, नागौर, खींवसर, मेड़ता, परबतसर, जालौर जैसी सीटें शामिल रही, जहां पर एक तरीके से तीसरे मोर्चे ने, या यूं कहें कि थर्ड फ्रंट की जो सुगबुगाहट थी, या बीजेपी कांग्रेस से इतर जो प्रत्याशी खड़े थे, उन्होंने कड़ा मुकाबला बीजेपी कांग्रेस को के लिए यहां पर बनाया है। इनमें से कई सीटों पर निर्दलीय क्षेत्रीय दल जीते, जहां नहीं जीते वहां अच्छा खासा वोट शेयर वो लेकर आए थे। लेकिन आपको बता दें कि राजस्थान की सियासत में पहले भी, चाहे एनपीपी हो, सीएमएम हो, आरएलपी हो, राजस्थान में थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश कर चुके हैं। भौगोलिक रूप से सबसे बड़े राज्य में कोई फ्रंट खड़ा करना आसान नहीं है, इसके लिए संसाधन बहुत अहम होते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज जो हैं राजनीतिक पार्टी के लिहाज से जरूरत पड़ती है। हालांकि बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रौत अभी फिलहाल ये कहते नजर आते हैं कि थर्ड फ्रंट की संभावना है और 2028 के लिए वो उसकी तैयारी भी कर रहे हैं, यानी कि राजकुमार रौत भी खुद इन संभावनाओं को दरकिनार नहीं करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं संभावना खोज रहे हैं। तो अब देखिए, उपचुनावों से पहले किस तरीके से ये तीनों नेता मिलकर, चाहे हनुमान बेनीवाल हो, रविंद्र भाटी हो या फिर राजकुमार रौत हो, किस तरह की संभावना में अपनी, किस तरह की स्थिति में अपनी बेहतर संभावनाएं राजनीतिक तलाश रहे हैं। देखिए, अब 6 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें से मानकर चला जा रहा है कि एक सीट खींवसर जो हनुमान बेनीवाल का गढ़ है और एक सीट 84 जो राजकुमार रौत का गढ़ है। ये सीट तो कम से कम दोनों आरएलपी और बीएपी दोनों अपनी अपनी जीतकर वापस आएंगी। 3 सीटें कांग्रेस के कब्जे वाली हैं, जिसे कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, और एक सीट बीजेपी सलुम्बर की सीट, जहां पर अभी सलुम्बर विधायक की मृत्यु होने के बाद वो सीट खाली हुई है। तो कहीं ना कहीं अगर तीसरे मोर्चे में एक साथ ये तमाम नेता नजर आते हैं तो फिर राजकुमार रौत, हनुमान बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी मिलकर, भले बाड़मेर की या उस इलाके की कोई सीट ना हो, लेकिन एक तरीके से स्टार कैंपेनर, युवा कैंपेनर के तौर पर तीसरे मोर्चे के साथ बड़े नेता के तौर पर जुड़ सकते हैं और उपचुनावों में खींवसर और
साथ ही साथ 84 के अलावा देवली उनियारा, दौसा, झुंझुनू और सलूम्बर पर भी एक तरीके से इफेक्ट डालने की कोशिश ये तीनों नेता मिलकर कर सकते हैं अगर ये एक साथ आकर चुनावी प्रचार करते हैं। देखिए, रविंद्र सिंह भाटी से जब सवाल हुआ कि क्या वो 84 पर राजकुमार रौत और खीवसर पर हनुमान बेनीवाल के लिए प्रचार करने जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि देखिए, अगर वो बुलाएंगे तो बिल्कुल वो उनके लिए प्रचार करने के लिए जाएंगे। उन सवालों को बिल्कुल खारिज नहीं किया। तो संभावनाएं बहुत हैं और चूंकि किसी पार्टी से रविंद्र सिंह भाटी जुड़े नहीं हैं, तो ऐसे में उनके लिए बड़ा मुश्किल नहीं है कि अनौपचारिक तौर पर भी राजकुमार रौत और हनुमान बेनीवाल का प्रचार कर दिया जाए। और देखिए, जिस तरीके की जटिल जातिगत सियासत है उसमें कहीं ना कहीं जाट वर्ग से हनुमान बेनीवाल आते हैं, राजपूत वर्ग से रविंद्र सिंह भाटी और कहीं ना कहीं आदिवासी वर्ग से राजकुमार रौत। तो कहीं ना कहीं इस तीसरे मोर्चे में तमाम जातियों को, तमाम मुख्य जातियों को एक तरीके से कहें तो वो जातिगत समीकरण बैठाने की भी कोशिश हो सकती है। और केवल उपचुनाव के लिए नहीं, उपचुनाव तो इस थर्ड फ्रंट के लिए, इस तीसरे मोर्चे की जो चर्चाएं हैं उसके लिए एक टेस्ट भर हो सकता है कि अगर 84 और खीवसर को छोड़कर बाकी 4 सीटों पर भी ज्यादा से ज्यादा वोट काटने की कोशिश अगर ये तीन पार्टी करती है या उन सीटों पर एक जीत की कवायद भी करती है, उसमें किस तरह का प्रदर्शन ये लोग मिलकर कर पाते हैं, वो भी एक बड़ा टेस्ट होगा कि आने वाले समय में 2028 के लिए क्या वाकई तीसरे मोर्चे के लिए नए द्वार खुल जाएंगे क्या। अब देखिए, अगर ये तीनों साथ आते हैं तो एनडीए को ज्यादा नुकसान होता है या फिर इंडिया ब्लॉक को ज्यादा नुकसान होता है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब इंडिया अगर ब्लॉक की बात की जाए तो जो अभी हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें लोकसभा के जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस पार्टी एक तरीके से कहें तो गठबंधन के तहत लड़ी। राजकुमार रौत के साथ गठबंधन था, आरएलपी के साथ गठबंधन था। अगर तीसरा मोर्चा बनता है तो कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि एक तरफ ये तीसरा मोर्चा, एक तो कांग्रेस के लिए बड़ी परेशानी यही होगी कि गठबंधन उससे अलग होगा और दूसरी तरफ जो गठबंधन के साथी खड़े होंगे और जातिगत अलग अलग जाति वर्ग से आने वाले लोग उस गठबंधन में, उस तीसरे मोर्चे में शामिल होंगे, तो फिर कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के वोट बैंक को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया ब्लॉक के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आने वाले समय में खड़ी कर सकते हैं। अब देखिए, 3 नेताओं का हम नाम ले रहे हैं। आने वाले समय में राजनीतिक संभावनाएं किस ओर जाती हैं या राजस्थान का सियासी ऊंट किस करवट बैठता है, ये भी अपने आप में एक अलग बात है। क्योंकि देखिए, किरोड़ी लाल मीणा साहब बीजेपी के भीतर बड़े असंतुष्ट से नजर आ रहे हैं, उनका क्या रुख होगा। हालांकि वो भी पहले तीसरे मोर्चे की एक तरीके से कहें तो कवायद कर चुके हैं, कामयाबी नहीं मिली है। लेकिन जो स्थिति, जो परिस्थिति राजनीतिक तौर पर किरोड़ी लाल मीणा को लेकर भी अभी बनी हुई है, उसमें भी उनके राजनीतिक करियर को लेकर कोई कुछ कह पाना अभी ये यूं कहें कि कुछ भी सटीक तौर पर कह पाना बड़ा मुश्किल होगा। उनकी राजनीतिक राहें भी क्या अलग हो सकती हैं और क्या थर्ड फ्रंट की तरफ जाने का वो भी मन बना सकते हैं क्या, ये भी अपने आप में सवाल है। आप भी बताइए, राजस्थान के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में क्या ये तीनों नेता आने वाले समय में तीसरे मोर्चे को लेकर कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं क्या। ये वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अपनी बात, सवाल और राय आप कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। TV9 राजस्थान, नमस्कार।